Yes, hello everyone. Wish you all a very good evening. मेरी वॉइस ऑडिबल है सभी को? एक बार चैट कंप्लीट कर देंगे। परफेक्ट। वेदन से स्टार्ट करते हैं आज के कंटेंट को। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इस जो आपको ऑफ मिला था सैटरडे संडे का, उसको अच्छे से यूटिलाइज करा होगा। अब तक हमने जितना भी कंटेंट पढ़ा है वो सब आप लोगों ने अच्छे से जरूर पढ़ लिया होगा। एक बार मुझे एक बात बताओ, आप लोग असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स जो है वो साथ साथ कंप्लीट कर रहे हो? आपके जो असाइनमेंट्स है, आपकी जो प्रोजेक्ट्स है, वो साथ साथ कंप्लीट कर रहे हो सब लोग? वो करना जरूरी है, तभी आपके सर्टिफिकेट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे अच्छे ग्रेड्स के साथ में, है ना? तो उन्हें कंटिन्यूसली करते रहना। इन केस किसी असाइनमेंट में आपको डाउट हो तो मुझे उसका स्क्रीनशॉट भेज देना, मैं आपको समझाऊंगा। हमने लास्ट क्लास में आई थिंक डिस्कस करा होगा फायरवॉल्स के बारे में, करेक्ट? लास्ट क्लास में हमने फायरवॉल्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, हम इसे और आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम डिस्कस करने वाले हैं लॉग्स के कंसेप्ट। देखो, फायरवॉल्स क्या कर रहे हैं सर? फायरवॉल्स आपकी मशीन को हर तरीके से सिक्योर रख रहे हैं। लेकिन अगर फिर भी मेरी मशीन कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है तो हमें लॉग्स की मदद से पता पड़ता है कि किसी यूजर ने हमारे डिवाइस को हैक करा है या नहीं करा है। हैक करने के बाद उस हैकर ने हमारे डिवाइस में क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करी है। ठीक है। और जब हमें ये पता पड़ जाता है कि हैकर ने मेरे डिवाइस हमारी मशीन में क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करी है, तो हम उन्हें रिवर्ट करके अपने डिवाइस को फिर से सिक्योर कर पाते हैं। ठीक है। अब ये क्या और कैसे वर्क कर रहा है, सबसे पहले लॉग्स का मतलब समझना पड़ेगा सर। लॉग्स का मतलब है हमारे इवेंट्स, हमारे डेटा, हमारी एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करना। इसका मतलब आप जो भी एक्शन एक डिवाइस में परफॉर्म करते हो, उस एक्शन का रिकॉर्ड अभिषेक रखता है कि किस यूजर ने किस टाइम पे कहाँ क्या है? एक्टिविटी करी। जस्ट गिव मी सेकंड, सभी को म्यूट कर दें। तो सर यहाँ पे एक ऐसी फाइल जो आपके हर एक इवेंट्स को रिकॉर्ड कर रही है, आपके जरिए परफॉर्म करे गए हर एक एक्शन को रिकॉर्ड कर रही है, उन्हें हम लॉग्स कहते हैं और उस फाइल को हम लॉग फाइल कहते हैं। लॉग फाइल एक ऐसी फाइल है जो आपके हर एक एक्शन का रिकॉर्ड रखेगी कि किस यूजर ने किस टाइम पे क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करी। डिटेल में इस डेटा का रिकॉर्ड रखा जाए। अब किसी भी डिवाइस की अगर हम बात करें तो वहां पे तीन तरीके के लॉग्स हमें देखने को मिलते हैं। पहला है एप्लीकेशन लॉग, दूसरा सिस्टम लॉग्स, और तीसरा सिक्योरिटी लॉग्स। एप्लीकेशन लॉग्स वो लॉग्स है जिसमें सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सारा डेटा रिकॉर्ड करा जाता है। आपने कोई एप्लीकेशन स्टार्ट करा, उसे बंद करा, उस एप्लीकेशन में एरर आया, उस एप्लीकेशन में कोई नया अपडेट आया है, इससे रिलेटेड जितने भी लॉग्स हैं, इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जितने भी लॉग्स हैं या जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म होती है, वो सारे लॉग्स एप्लीकेशन लॉग्स में सेव होंगे। देन आता है सिस्टम लॉग्स। यहाँ पे वो सारे लॉग स्टोर होते हैं जो डायरेक्टली सिस्टम से जुड़े हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे सिस्टम में फिलहाल स्टोरेज कितना खाली है, अब स्टोरेज कितना यूज हो रहा है, हमारे मशीन में कितने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, कितनी पोर्ट्स ओपन है, किस किस मशीन से हमारा मशीन बातचीत कर रहा है, जो मेन सिस्टम के लॉग्स हैं, वो सारे सिस्टम लॉग्स में स्टोर होंगे। सिक्योरिटी लॉग्स में वो सारे लॉग स्टोर होते हैं जो हमारे सिक्योरिटी से जुड़े हुए हैं, जैसे फायरवॉल ने कोई मेलवेयर पैकेट डिटेक्ट करा, एंटीवायरस ने कोई मिलिशियस प्रोग्राम ढूंढ लिया, एंटीवायरस को कोई वायरस मिल गया, फायरवॉल किसी ने बंद कर दिया, फायरवॉल स्टार्ट हुआ है, एंटीवायरस बंद हुआ है, वो स्टार्ट हुआ है। यानी वो सारे लॉग जो सिक्योरिटी से जुड़े हुए हैं, वो सारे एक्शंस जो सिक्योरिटी से जुड़े हुए हैं, उनका सारा डेटा सिक्योरिटी लॉग्स में स्टोर होता है। तो सर अब इन तीन कैटेगरीज में अलग अलग तरीके का लॉग का डेटा रखा जाता है। पहले हम देख लेते हैं कि ये लॉग्स हम कैसे देख सकते हैं, हमारे लिए इन्हें समझना कितना मुश्किल है, कितना आसान हो सकता है। फिर हम देखेंगे कि एक हैकर को लॉग से रिलेटेड क्या क्या चीजें समझाई जाती हैं। तो हम चलते हैं हमारी मशीन की तरफ। हम अपनी मशीन में आ चुके हैं और यहाँ पे अगर मैं सर्च बार में जाऊं और वहां पे जाके लिखूं इवेंट व्यूअर, ठीक है, इवेंट व्यूअर, तो मेरे पास ये टूल आ जाता है। इस टूल पे क्लिक करके मैं अपने सिस्टम के सारे लॉग्स देख सकता हूँ। इन केस यहाँ से आपको टूल ना मिले तो आप सर्च में आप एक शॉर्टकट यूज लेना, विच इज विंडो आर, ताकि रन टैब चालू हो जाए। और वहां पे लिखना इवेंट वी डब्ल्यू आर,
जब आप इवेंट VWR यानी इवेंट व्यूअर लिखेंगे और ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका ये इवेंट मैनेज करने वाला सॉफ्टवेयर जिसमें आपको सारे लॉग्स देखने को मिलते हैं वो स्टार्ट हो जाएगा। हमने कहा ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम जाते हैं विंडोज लॉग्स के कंसेप्ट में, तो ये मुझे बता रहा है कि विंडोज में क्या क्या लॉग स्टोर करे गए हैं। हमारे पास एप्लीकेशन लॉग है, सिस्टम लॉग है, सिक्योरिटी लॉग्स हैं, उसके अलावा भी दो लॉग्स और देखने को मिल रहे हैं, विच इज सेटअप एंड फॉरवर्डेड इवेंट। विजिबल है सभी को? चैट में अपडेट करना मुझे। तो सर सबसे पहले अगर हम बात करें एप्लीकेशन लॉग्स और इसके अंदर जाए, तो ये मुझे एप्लीकेशन यानी सॉफ्टवेयर से जुड़े हुए लॉग्स बता रहा है। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एक लॉग मुझे देखने को मिला, विंडोज एरर रिपोर्ट करी गई है। ठीक है। जिसमें कह रहा है फॉल्ट बकेट, एक बकेट बना हुआ है जो गलत है, टाइप 5 इवेंट नेम रेडार PRK लीक 64 नॉट अवेलेबल। मेरी मशीन से कुछ जगहों पे कुछ प्रायोरिटी से कुछ कनेक्शन बनाए जा रहे हैं ना, और उसके लॉग्स है। प्रोग्राम डेटा टैंप में empty.txt नाम की फाइल पड़ी है। ये मुझे चेक करना पड़ेगा, ये tmp.csv.txt.xml ये कुछ। ठीक है, मैं इसे चेक करूंगा, है ना, ये क्या है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ब्लॉक की तरफ जाते हैं। जैसे अब यहाँ पे आप देख सकते हो क्या रहा है, अपडेटेड विंडोज डिफेंडर स्टेटस सक्सेसफुली टू सिक्योरिटी प्रोडक्ट स्टेट ऑन। यानी इसने क्या करा है, जो आपका विंडोज डिफेंडर था, जो एंटीवायरस था, उसे स्टार्ट करा है, तो उसने यहाँ पे बताया। ठीक है। यहाँ पे उसने बताया कि सर एक सर्विस को रोक दिया गया। कौन सी सर्विस को? एज की अपडेट को, माइक्रोसॉफ्ट एज की अपडेट को स्टॉप कर दिया गया, सर्विस स्टॉप लिखा हुआ है। तो इस तरीके से जब हम लॉग्स पे जाएंगे तो थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश करेंगे, उससे जी थोड़ा बहुत सर्च करेंगे, तो हमें धीरे धीरे समझ आने लग जाएगा कि वो लॉग हमसे क्या कहना चाह रहा है ना, लॉग्स का काम वर्क क्या है उसका। जैसे सक्सेसफुली शेड्यूल्ड सॉफ्टवेयर प्रोटेक्शन सर्विस फॉर रीस्टार्ट, यानी जो भी आपका सॉफ्टवेयर प्रोटेक्शन सर्विस था, एंटीवायरस का जो हिस्सा था, उसको इसने रीस्टार्ट के लिए शेड्यूल करा है कि वो इस टाइम पे रीस्टार्ट होगा। तो इस तरीके से हमें हमारे सारे लॉग्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं जो एप्लीकेशन से जुड़े हुए हैं, किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन से रिलेट कर रहे हैं। सिक्योरिटी लॉग्स में अगर मैं जाता हूँ तो ये बता रहा है कि मेरी मशीन ने किस किस से क्या क्या कम्युनिकेशन करा, मेरी मशीन में क्या क्या एरर्स आ रही है, मेरी मशीन ने फायरवॉल ने कुछ डिटेक्ट करा, एंटीवायरस ने कुछ डिटेक्ट करा, तो वो भी ये बता देगी। ठीक है। ज्यादातर ये कनेक्शन बताएगा। आप देख सकते हो, उसने मुझे बताया कि सर आपकी मशीन ने यू टॉरेंट नाम के सॉफ्टवेयर की मदद से कम्युनिकेट करा है। 192.168.1.6 आईपी ने 14.104.28.155.162 इससे कनेक्शन बनाया, वो भी अभी। अब ये होना नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि मैं यूटेरेंट को यूज ले नहीं रहा हूँ, और इसका मतलब मेरी मशीन यूटेरेंट से कम्युनिकेट कर रही है, यानी यहाँ पे कुछ मेरा डेटा लीक हो रहा है या फिर कंट्रोल शेयर हो रहा है, जो कि मैं डेफिनेटली नहीं चाहूंगा। करेक्ट एवरीवन? मैंने ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करा था, ये बात सही है, बट इस सॉफ्टवेयर के यूजेज मुझे यहाँ पे साफ साफ दिख रहे हैं कि मैं इस पर रिलाय नहीं कर सकता। इसने कनेक्शन बना दिया है, और यूटॉरेंट सॉफ्टवेयर की मदद से बनाया है, इस आईपी से बनाया है। सोर्स आईपी हमारा आईपी और डेस्टिनेशन आईपी विक्टिम सामने जो भी यूजर है उसका आईपी है। तो हमें इसका भी ध्यान रखना है। इस तरीके से हमें लॉग्स देख के ना आइडिया लग जाता है चल क्या रहा है एग्जैक्टली। अब करंट कंटिन्यूअसली मैं देख रहा हूँ कि मेरा यूटॉरेंट अलग अलग आईपी से कम्युनिकेशन कर रहा है, कनेक्शन बना रहा है ना। तो ये जरूरी है कि मैं फोर्सफुली बंद कर दूं या अनस्टॉल कर दूं, जो भी मेरे लिए बेटर ऑप्शन, जो भी मैं चाहता हूँ। ठीक है। अब ये कंटिन्यूस कम्युनिकेशन यूटॉरेंट का दिखा रहा है एक लंबे ड्यूरेशन से, तो इसको मैं हटाऊंगा यहाँ से। फिर बात करते हैं सिस्टम लॉग्स की। तो सर यहाँ आपको सिस्टम के सारे मेन जो एरर्स हैं जो सिस्टम से जुड़े हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो विंडोज अपडेट, ये बोल रहा है विंडोज का अपडेट जो स्टार्ट करा गया, डाउनलोड हो रहा है विंडोज का अपडेट। ठीक है। ये बोल रहा है कि सर वर्चुअल डिस्क सर्विस जो है VMware की सर्विस, उसे बंद करा गया है। ठीक है। ये कह रहा है कि अनरिकॉग्नाइज यूएसबी डिवाइस कनेक्ट करा गया, यूएसबी डिवाइस प्लग करा जिसको समझ नहीं पा रहा है कि कौन है ना, तो उसका एक एरर जो है वो स्टोर हुआ। ये बोल रहा है कि सर आपका जो पॉइंटर डिवाइस है वो हमें मिल नहीं रहा। ठीक है। आपका जो माउस है वो उसका पॉइंटिंग डिवाइस इससे काम नहीं कर रहा होगा, एरर आया बहुत से। तो इस तरीके से मुझे सारे एरर्स बता रहा है अलग अलग तरीके के। अभी एक रेड कलर का इंपॉर्टेंट एरर है, ये बोल रहा है सिक्योरिटी बूट अपडेट फेल्ड, है ना। द सिक्योर बूट अपडेट फेल्ड टू अपडेट अ सिक्योर बूट वेरिएबल विद द एरर सिक्योर बूट इज नॉट एबल ऑन द मशीन। ये बोल रहा है आपकी मशीन में सिक्योरिटी सिक्योर बूट जो वेरिएबल नहीं है, वो अपडेट भी नहीं हो रहा है, तो इसलिए इस तरीके से मुझे फिर से कुछ एरर्स दिख रहे हैं।
तो इन शॉर्ट लॉग्स को देख के हमें आइडिया लग जाता है हमारी मशीन में क्या चल रहा है। इसके अलावा मेरे पास दो लॉग्स और थे, एक सेटअप लॉग था, एक फॉरवर्डेड इवेंट था, और अभी दोनों ही खाली है, दोनों ही लॉग्स में कुछ डेटा फिलहाल नहीं पड़ा। अब होता क्या है समझना ध्यान से, जब एक हैकर एक डिवाइस को कॉम्प्रोमाइज करता है तो उस हैकर को ये बात समझाई गई है, ये रिकमेंड करा गया है कि वो उस मशीन से जाते वक्त, सारे प्रोसेस करने के बाद उस मशीन से जाते हुए उस मशीन के सारे लॉग्स डिलीट करो, एक भी लॉग उस मशीन में ना रहने दे, ताकि हैकर को ये ना पता पड़े कि ताकि विक्टिम को ये ना पता पड़े कि हैकर ने उस डिवाइस में क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करी है। विक्टिम समझ नहीं पाएगा, उसको इतना तो पता है कि उसका डिवाइस हैक हो चुका है, और उसे ये नहीं पता है कि हैकर ने हैक करके उसके डिवाइस में करा क्या क्या, जिसकी वजह से ना ही वो अपने डिवाइस को सिक्योर कर सकता है, ना ही कोई काउंटर मेजर्स अप्लाई कर सकता है। उसको पता ही नहीं है उसका क्या लॉस हुआ है, तो वो सेव कैसे करेगा। तो यहाँ पे सर, हैकर इन लॉग्स को डिलीट कैसे करेगा? क्या वो ग्राफिकली डिलीट करेगा कुछ ऐसे, जैसे मान लो ये सेटअप लॉग्स है, मैंने कहा मुझे डिलीट करना है, तो राइट हैंड साइड में मेरे पास क्लियर लॉग का ऑप्शन है। ये आई थिंक सेटअप लॉग्स के अंदर में गया, और अंदर जाने के बाद क्लियर लॉग का ऑप्शन आया, मैंने कहा सारे लॉग्स डिलीट कर दो, इसने कहा सेव करके डिलीट करना है कि सीधा डिलीट करना है, मैंने कहा नहीं सीधा डिलीट कर दो। भले ही सेटअप लॉग एम्प्टी था, पर अगर नहीं भी होता तो मैंने डिलीट तो करा ही है, जो भी लॉग्स उसमें होते चाहे ना होते, मैंने डिलीट एक्टिविटी तो परफॉर्म करी है। तो आप देखोगे कि जो सिस्टम लॉग्स है उसमें एक नया लॉग ऐड हो चुका है जो कह रहा है इवेंट लॉग नाम से, कि सर जो सेटअप लॉग्स हैं उन्हें डिलीट करा गया है, किस यूजर ने करा है, किस टाइम पे करा है, ये सब यहाँ पे बता रहा है, और क्या बता रहा है कि सेटअप लॉग्स को डिलीट कराएगा। इसका मतलब जब आप एक मशीन से सारे लॉग्स डिलीट करोगे तो लास्ट के कुछ लॉग्स वहां जरूर रहेंगे, कि लॉग्स डिलीट करे गए हैं, वो लॉग्स वहां जरूर पड़े रहेंगे और हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि विक्टिम को ये नहीं पता कि मैंने सिस्टम को हैक करने के बाद एग्जैक्टली क्या क्या टास्क परफॉर्म करे। अब भले ही उसे ये दिख रहा है कि मैंने लॉग्स डिलीट कर दिए, तो मुझे उससे कोई खतरा है नहीं एक्चुअली, क्योंकि यहाँ मेरी तो कोई डिटेल दिख नहीं रही, यहाँ तो इतना दिख रहा है कि लॉग्स डिलीट करे गए। तो क्या कोई भी हैकर ऐसे ग्राफिकली लॉग्स डिलीट करेगा? इसका एक नुकसान और है, मैंने जो लॉग्स डिलीट करे हैं या मैं जो लॉग्स डिलीट करूंगा, डिजिटल फॉरेंसिक्स के अंदर ये डेटा रिकवर करा जा सकता है। यानी आपने जो लॉग्स डिलीट करे हैं वो तो रिकवर कर लिए जाएंगे, पता पड़ जाएगा कि आपने क्या क्या एक्टिविटीज उस विक्टिम मशीन में परफॉर्म करी थी। तो ऐसे में हैकर्स थोड़ा स्मार्ट मूव प्ले करते हैं, वो इस तरीके से लॉग्स को डिलीट नहीं करते, वो जाएंगे अपने ब्राउजर पे और वहां पे जाके लिखेंगे क्लियर लॉग डॉट ई एक्स ई। क्लियर लॉग डॉट ई एक्स ई लिखा, ये लिखने के बाद यहाँ पे जो सबसे पहला यूआरएल आया सोर्स फोर्स नेट का, ठीक है, वो उस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद डाउनलोड का एक ऑप्शन विजिबल है, वो उस बटन पर क्लिक करेंगे लॉग्स को डाउनलोड करने के लिए। लॉग्स का ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा, सॉफ्टवेयर बेसिकली क्लियर लॉग वाला सॉफ्टवेयर। अब इसकी खास बात है कि अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियर ऑल विंडोज सिस्टम लॉग्स। बैक करके दिखाता हूँ फिर से, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियर ऑल विंडोज सिस्टम लॉग्स एंटी फॉरेंसिक्स। विजिबल है सभी को, एंटी फॉरेंसिक्स लिखा हुआ है। एंटी फॉरेंसिक्स का मतलब है कि इसके जरिए डिलीट करे गए लॉग रिकवर नहीं होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर है, बहुत स्ट्रॉन्ग है हमारे लिए। एक और अच्छी बात है कि इसे इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, ये केवल क्लिक होते ही रन हो जाएगा। जैसे मैंने क्लिक करा यहाँ पे और ये मेरा सॉफ्टवेयर रन हो गया रन, इंस्टॉल नहीं करना पड़ा। और जब मैं इस बटन पर क्लिक करूंगा तो मेरे सिस्टम के सारे लॉग्स डिलीट करना स्टार्ट कर देगा। फिलहाल मैं नहीं चाहता लॉग्स डिलीट हो, तो मैंने रोक दिया इस प्रोसेस को। बट आप देखोगे इसने एक एक लॉग को डिलीट करना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया, और इसने जिस भी लॉग को डिलीट करा है वो रिकवर नहीं है। क्या ये बात, ये कंसेप्ट सभी को समझ आया? विंडोज में लॉग्स कहाँ हैं, कैसे देखे जाते हैं, कैसे डिलीट करे जाते हैं, क्लियर हुआ सभी को? जैसे एवरीवन चैट में अपडेट करना मुझे फास्ट। सर क्या हम लिनक्स में भी इसी तरीके से लॉग्स को देख सकते हैं? बिल्कुल देखा जा सकता है, हम चलते हैं लिनक्स मशीन की तरफ। अगर आप लिनक्स मशीन की बात करें
तो लिनक्स मशीन में आपके सारे लॉग स्टोर करे जाते हैं एक फोल्डर में, और उस फोल्डर में जाके आप सारे लॉग आराम से डिलीट भी कर सकते हो। फोल्डर का नाम है cd/var/log। मैंने एंटरप्राइज करा, मैंने एलएस लिखा, तो मुझे मेरे सिस्टम के सारे लॉग्स एक ही जगह पे विजिबल है। डिलीट करना है तो बहुत आसान है, मैं लिखूंगा rm-rf और एक एस्ट्रिक। इस फोल्डर में आने के बाद rm-rf और एस्ट्रिक लिख दूंगा। और अगर मैं फोल्डर के अंदर नहीं आया होता तो मैं rm-rf/var/log लिख देता। फिलहाल मैं इस कमांड को रन नहीं करूंगा, लेकिन इस तरीके से मैं अपने लिनक्स के भी सारे लॉग्स डिलीट कर सकता हूँ। क्या ये बात, ये कंसेप्ट सभी को समझ आ चुका है? क्लियर है? बहुत अच्छे, वेरी गुड। अच्छा, now allow me a minute everyone, just give me a second. ओके एवरीवन, सो हम आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, और ये टॉपिक है डेटा सिक्योरिटी का। ये हमें बताता है कि सर हम डेटा को कितनी टेक्निक से सिक्योर रख पाते हैं, है ना। तो अब ये कंसेप्ट क्या है और कैसे काम आ रहा है, ध्यान से समझना ही ओवरऑल डेटा सिक्योरिटी की बात कर रहा है। हमने सबसे पहले सिक्योरिटी फायरवॉल के जरिए देखी, फिर हमने लॉग्स के जरिए देखा, और अब हम देखने वाले हैं कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी जो डेटा को इस तरीके से लिख देती है कि वो समझ में ही नहीं है, तो वहां मशीन अपना आप सिक्योर हो जाए। जैसा आकाश, अनम्यूट करना आकाश। हेलो। जस्ट गिव मी सेकंड आकाश, आई थिंक आपकी वॉइस ऑडिबल नहीं, लेट मी एक बार फिर से ट्राई करना। आप ऑडिबल नहीं सर? जैसा आकाश, नाउ यू आर ऑडिबल। सर मैं ये पूछ रहा था, जैसे हम ये टेक्निक्स वगैरह डेटा सिक्योरिटी वगैरह की, और ये फायरवॉल सिक्योरिटी, सर इनको हम नेटवर्किंग में भी ये अप्लाई कर सकते हैं ना? एक्चुअली नेटवर्किंग में केवल एक चीज इंक्रीमेंट होती है, जो कि है नेट फायरवॉल वाले कंसेप्ट है ना, वो नेटवर्किंग के लिए है, क्योंकि वो नहीं नहीं, नेटवर्क। वो तो ठीक है सर, बट अब जैसे हम अब डेटा सिक्योरिटी हम सीखने वाले हैं। अगर मान लें हमको किसी एक कंपनी का डेटा सिक्योर, तो वो तो हम सर्वर साइड कर सकते हैं ना, अगर कंपनी का इंडिविजुअल सर्वर है।
ये एक्चुअली ना आपके मन में ये डाउट शायद अभी क्लियर हो जाएगा जब मैं डेटा सिक्योरिटी के कंसेप्ट बता दूंगा ना, तब आपको हम्म। समझ आ जाएगा कि अच्छा कहाँ पे मैं क्या इंप्लीमेंट कर सकता हूँ, कब मुझे सर्वर पे कुछ इंप्लीमेंट करना पड़ता है और कब मुझे खुद से कुछ इंप्लीमेंट नहीं करना पड़ता है ना। तो आई थिंक अच्छा। एक बार मैं ये चारों टॉपिक समझाता हूँ, डेटा सिक्योरिटी में 4 टॉपिक्स है, मैं वो हम्म। 4 टॉपिक समझाता हूँ, उसके बाद अगर फिर ठीक भी डाउट रह जाए तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है। ठीक है ठीक है, ओके। तो फिर देखो यहाँ पे ये जो डेटा सिक्योरिटी है ना, ये कह रहा है कि सर किसी भी तरीके से आप एक डेटा को सिक्योर कैसे रख सकते हो। अब मार्केट में डेटा को सिक्योर करने के लिए अलग अलग टेक्नोलॉजीज को इंट्रोड्यूस करा गया, जिसमें सबसे पहली टेक्नोलॉजी जो हमें देखने को मिलती है उसका नाम है स्टेगनोग्राफी। सबसे पहली टेक्निक हमारे पास क्या है, स्टेगनोग्राफी है। स्टेगनोग्राफी के बाद जो सेकंड टेक्निक हमें देखने को मिली उसको हम कहते हैं इनकोडिंग, जिसके साथ नॉर्मली एक वर्ड यूज किया जाता है जिसे कहते हैं डिकोडिंग। इनकोडिंग डिकोडिंग के बाद जो हमारे पास थर्ड टेक्नोलॉजी आई उसे हम कहते हैं हैशिंग। और हैशिंग के बाद जो हमारे पास फोर्थ टेक्नोलॉजी आई, जिसे हम सबसे स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी मानते हैं डेटा सिक्योरिटी के केस में, उसका नाम है इंक्रिप्शन, जिसके साथ एक वर्ड यूज किया जाता है जो कि डिक्रिप्शन। तो अभी जो इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन हैशिंग इनकोडिंग डिकोडिंग और स्टेगनोग्राफी है, इनमें डिफरेंस क्या है, इनकी वर्किंग क्या है। सबसे पहले डिस्कस करेंगे स्टेगनोग्राफी। देखो स्टेगनोग्राफी का ये कहना है कि सर जब भी आप किसी भी तरीके से अपने डेटा को, अपनी इंफॉर्मेशन को, या और इजी करने के लिए आप ऐसा कह लो कि आप अपने मैसेज को अगर किसी भी सीक्रेट तरीके से अपने दूसरे यूजर तक पहुंचाना चाहते हो या पहुंचाते हो, तो उससे हम स्टेगनोग्राफी कहते हैं। यानी स्टेगनोग्राफी डील करता है डेटा सीक्रेसी पे, डेटा को सीक्रेटली ट्रांसफर कैसे करें, जिसके मार्केट में लाखों करोड़ों तरीके हैं, आप जितने सोचो उतने तरीके हैं। आपके मैसेज को आपके यूजर तक सीक्रेट तरीके से पहुंचाने के बहुत सारे तरीके हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं जिससे जरिए आप लोग थोड़ा और एक्सप्लोर कर पाओगे। स्टेगनोग्राफी में कुछ बेसिक टेक्निक्स डिफाइन करी गई है, इससे बहुत बड़ा है जितनी टेक्निक्स डिफाइन करी गई है, लेकिन उन टेक्निक्स का नाम बताता हूं ताकि आप कंसेप्ट समझ पाए। जैसे टेक्निक है इमेज स्टेगनोग्राफी, इमेज स्टेगनोग्राफी। अब इमेज स्टेगनोग्राफी में क्या होता है कि सर आपने टेक्स्ट फाइल ली, जैसे मान लेते हैं a.txt नाम की एक फाइल ली, इसमें आपने अपना सीक्रेट मैसेज लिखा, यूजर नेम पासवर्ड या कोई गोल या कोई मैसेज कुछ भी, आपने अपना सारा सीक्रेट मैसेज इस फाइल में लिख दिया। आपने क्या करा, इस टेक्स्ट फाइल को जोड़ दिया एक इमेज फाइल के पीछे, एक इमेज फाइल के बैकग्राउंड में इस फाइल को जोड़ दिया। ऐसा करने पे आपको मिला फाइनली एक ऐसा इमेज जो कि बिल्कुल पहले इमेज जैसा ही दिख रहा है, लेकिन इस इमेज के अंदर आपका टेक्स्ट फाइल छुपा हुआ है, इस इमेज के बैकग्राउंड में आपका टेक्स्ट फाइल छुपा हुआ है जिसमें आपका मैसेज लिखा हुआ है। और ये केवल उसी यूजर को देखना आता है जिसको आपने बताया है कि कैसे डेटा देखना है। वो यूजर उस इमेज को उठाएगा, उस इमेज में से टेक्स्ट फाइल अलग कर लेगा और इमेज फाइल अलग कर लेगा, तो उसे आपका सीक्रेट मैसेज दिख जाएगा। ये इमेज स्टेगनोग्राफी कहलाती है। लेकिन यही इमेज स्टेगनोग्राफी एक और तरीके से भी परफॉर्म करी जा सकती है, कि हो सकता है कि आपने एक इमेज ही ऐसे क्लिक करी, आपने जो इमेज क्लिक करी वो एक ऐसी इमेज है जिसमें जो जो ऑब्जेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट्स ही अपने अंदर कुछ इंफॉर्मेशन लेकर चल रहे हैं। इसमें जितने भी मैंने एक इमेज क्लिक करी और इस इमेज में जो भी है सिनेरियो है, जो भी चीजें दिख रही है, जो जो ऑब्जेक्ट्स हैं, हर एक ऑब्जेक्ट या हर कोई चीज शायद कोई मैसेज दे रही हो, शायद कोई सीक्रेट तरीके से इंफॉर्मेशन शेयर कर रही हो, वो इमेज ही अपने आप में। तो ऐसा भी हमें देखने को मिलता है सर। तो अभी जितना भी कंसेप्ट हम देख रहे हैं ये सारा का सारा क्या कहलाता है, स्टेगनोग्राफी कहलाता है, जो केवल और केवल डेटा सीक्रेसी पे बात कर रहा है, यानी डेटा को सीक्रेटली ट्रांसफर कैसे करें। इसके जितने तरीके आप सोचोगे उतने तरीके। क्या ये कंसेप्ट इमेज स्टेगनोग्राफी का सभी को समझ आया। जैसे एक और एग्जांपल लेता हूँ ऑडियो स्टेगनोग्राफी। अब इसमें हो सकता है मैं टेक्स्ट फाइल लूं, उसे एक ऑडियो फाइल के साथ जोड़ दूं,
तो फाइनली मुझे एक ऑडियो फाइल मिलेगी जिसके पीछे मैसेज फाइल छुपी हुई है, या फिर मैं ऑडियो फाइल में कुछ रिकॉर्ड ही ऐसा करूं, है ना, ऑडियो फाइल में कुछ ऐसा ही रिकॉर्ड करूं जिसमें मेरा कोई सीक्रेट मैसेज छुपा हो, कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन छुपा हो। तो ये दोनों ही कंसेप्ट ऑडियो स्टेनोग्राफी कहलाएंगे। तो क्या आप सभी को स्टेनोग्राफी का मतलब समझ आया? यानी अगर आप अपने मन से भी किसी तरीके से अपने किसी सीक्रेट मैसेज को कहीं शेयर करते हो तो वो स्टेनोग्राफी कहलाएगा। बिल्कुल सही। जैसे आर्मी एक टेक्निक को बहुत ज्यादा फॉलो करती थी जिसे हम कहते हैं मॉर्स कोड। इस पे मेरा एक वीडियो भी है, आप लोग चाहो तो सर्च कर सकते हो, मॉर्स कोड WS क्यूब लिखना। तो अभी मॉर्स कोड क्या है सर? ये डॉट और डैशेस के फॉर्म में बातचीत करी जाती थी, और डॉट एंड डैशेस में इंफॉर्मेशन शेयर होता था। कोई भी टेक्निक हो, सारी की सारी स्टेगनोग्राफी कहलाएगी। क्लियर? वेरी गुड। फिर सर हमारे पास आया इनकोडिंग और डिकोडिंग। अब इसका क्या गोल है, इसका यूज क्या है, क्यों यूज लिया जाता है? पहले कुछ इनकोडिंग डिकोडिंग टेक्नोलॉजीज के नाम बता देता हूँ, जैसे कि URL इनकोडिंग, यूनिकोड इनकोडिंग, HTML इनकोडिंग, है ना, BS64 इनकोडिंग। जितने भी टेक्निक्स के नाम आप देख रहे हो, इनकोडिंग टेक्नोलॉजीज, इनका यूज क्या है, इनको क्यों यूज लिया जाता है, नीड क्या है इनकी? तो सर होता क्या है कि नॉर्मली जब इनकोडिंग और डिकोडिंग टेक्नोलॉजीज को अप्लाई करा गया, यूज लिया गया, जो इसके स्टार्टिंग डेज थे, स्टार्टिंग इसका जो यूजेस था, वो यूज आपके यूजर नेम और पासवर्ड, यानी आपके किसी भी तरीके के क्रेडेंशियल्स, या आप कह सकते हो प्राइवेट इंफॉर्मेशन को सिक्योर रखना नहीं था। ध्यान देना, इनकोडिंग डिकोडिंग की मदद से हमारे क्रेडेंशियल्स, यूजर डेटा, इनको सिक्योर नहीं रखा जाता था। इनकोडिंग डिकोडिंग का मेन गोल क्या था, मेन यूजेज क्या रहा? कि सर अक्सर एक वेबसाइट में बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहां पे यूजर जो चाहे लिख सकता है। जैसे मान लो एक वीडियो है, उस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है। अब इस कमेंट बॉक्स में एक यूजर जो चाहे लिख देगा, जो वीडियो से कमेंट करना चाहता है कर देगा, चलो उसमें कुछ दिक्कत भी नहीं है। लेकिन अगर यहीं पे कोई हैकर आ जाए, तो हैकर क्या करता है सर? हैकर ऐसे कमेंट बॉक्सेस में अपने प्रोग्राम लिख देता है, किसी भी लैंग्वेज का कोई प्रोग्राम लिख देगा। अब अगर आप सोचो हैकर का लिखा हुआ कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाए, यानी रन हो जाए, तो वो सर्वर जिस पे ये वेबसाइट चल रही थी और वो सारी ऑडियंस जो इस वेबसाइट को यूज लेती है, क्या उन सबके हैक होने के चांसेस हैं? अगर हैकर का लिखा हुआ प्रोग्राम रन हो रहा है तो डेफिनेटली है सर। इसका एक बड़ा एग्जांपल क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग है। अगर आपने सुना हो उस बारे में, तो नहीं सुना है तो अभी इट्स ओके। लेकिन अगर हैकर का लिखा हुआ प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है तो इससे तो ये तो सबके लिए खतरनाक है। हैकर किसी की भी मशीन को हैक कर लेगा, क्योंकि वो प्रोग्राम ही ऐसा बनाएगा जो किसी भी डिवाइस को हैक कर ले। तो ऐसी चीजों से बचने के लिए इनकोडिंग को यूज लिया गया। क्यों? क्योंकि इनकोडिंग क्या करता है, मान लो अगर आज हैकर एक बहुत छोटा सा प्रोग्रामिंग का कोड लिखता, वैसे तो मैं मान लेता हूं कि हमें प्रोग्रामिंग बिल्कुल नहीं आती है, लेकिन शायद हमें इतना पता हो जो मैं अभी बता रहा हूँ, या मेरे बताने पे समझ जाओ, ध्यान देना। HTML में अगर कोई H1 टैग का यूज लेता है तो इसका मतलब क्या है, कोई बता सकता है? इस H1 टैग को हेडिंग टैग कहा जाता है। अगर HTML प्रोग्रामिंग में मैं ये लाइन लिखता हूं तो इसका मतलब है कि ये जो वर्ड है आशीष, इसे एज अ हेडिंग, हेडिंग क्या होती है, बड़ी लेटर्स में लिखी हुई आती है, इसे एज अ हेडिंग लिखा जाए। तो हेडिंग जो है वो फिर अब ऐसा लिखा हुआ दिखेगा, आशीष जो है वो इस तरीके से बड़े लेटर्स में लिखा हुआ दिखेगा, अदरवाइज वो नॉर्मली ऐसा दिखता, स्मॉल डिफॉल्ट फॉन्ट साइज में। लेकिन यहाँ बड़े लेटर्स में से लिखा रहा है क्योंकि इसे हमने हेडिंग टैग में लिखा। चलो मान लेते आपको हेडिंग टैग नहीं पता, आपको बोल्ड तो पता होगा। अगर मैं इसको ऐसा लिखता, शायद ये आएगा शायद नहीं आएगा स्लैश, बट जो भी रीजन हो, जो भी हो, अगर मैं ऐसा लिखता तो इसका मतलब आशीष को बोल्ड लेटर्स में लिखा होता। बोल्ड यानी आप देखोगे इसकी जो थिकनेस है ना, थोड़ी बढ़ जाती है। करेक्ट एवरीवन? कुछ ऐसा लिखा हुआ आता है ना? अब मान लेते हैं हैकर ने ये कोड लिखा, कोई भी कोड हो रन तो नहीं होना चाहिए। अगर ये रन होगा तो बड़ा प्रोग्राम भी रन हो जाएगा। भाई छोटा प्रोग्राम रन हो सकता है तो बड़ा प्रोग्राम भी रन हो सकता है। इनकोडिंग क्या करता है, इनकोडिंग की खास बात यह है कि जितने भी स्पेशल कैरेक्टर्स है, इनकोडिंग का मेन गोल क्या है
कि जितने भी स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, स्पेस, एट द रेट, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, स्लैश, है ना, जितने भी स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, ये इनको अलग तरीके से लिख देता है। मान लेते हैं अगर इसने इस डेटा को जैसे ही हैकर ने लिखा और इनकोडिंग ने इसे इनकोड कर दिया और कुछ ऐसा लिख दिया, अब आप अगर इसे ध्यान से देखो तो इसने स्मॉलर देन को M%LT लिख दिया, ग्रेटर देन को M%GT लिख दिया, बी एज इट इज लिखा है, आशीष एज इट इज लिखा है, लेकिन यहाँ पे फिर से स्मॉलर देन, स्लैश और ग्रेटर देन को अलग तरीके से लिख दिया। जब इसने ऐसा करा तो ऑब्वियसली बात है प्रोग्रामिंग का सिंटैक्स खराब हो गया। ये जो टैग्स को ओपन और क्लोज करने का तरीका था ये खराब हो चुका है। तो क्या अब ये कोड कभी भी एग्जीक्यूट होगा? क्या ये एग्जीक्यूट होगा? बिल्कुल नहीं होगा। इसका मतलब इनकोडिंग ने यूजर के लिखे हुए डेटा से अपनी वेबसाइट को, अपने यूजर्स को बचा लिया। करेक्ट एवरीवन? ये इनकोडिंग का मेन गोल है। और इनकोडेड डेटा को डिकोड करना, यानी ये डेटा को जो उसने इस तरीके से लिख दिया उसको पुराने फॉर्म में लाना बहुत आसान है, क्योंकि सब कुछ फिक्स है। M%LT का मतलब कंफर्म है कि लेस देन है, बी तो बी रह गया, M%GT ग्रेटर देन है, आशीष एज इट इज रह गया, M%LT स्मॉलर देन, एसएल मैंने ऐसे ही लिखा है, मान लो स्लैश का नाम है, और फिर बी फिर ग्रेटर देन। तो इसको पुराने फॉर्म में लाना बहुत आसान है, डिकोड करना बहुत आसान है, यूजर चाहे तो कर सकता है। पूरा एनकोडिंग डिकोडिंग का कंसेप्ट समझ आ गया सभी को? अब बात करते हैं हैशिंग की। हैशिंग एक ऐसी सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी है, एक ऐसी डेटा सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी है जिसका गोल, जिसका काम, जिसका मेन एम आपके क्रेडेंशियल्स को सेव रखना है। ये आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन, आपके क्रेडेंशियल्स को सेफ रख सकता है, इसका काम ही वो है। जैसे कुछ हैशिंग टेक्नोलॉजीज के नाम बता देता हूं। MD4, MD5। अब ये नाम मैंने इसलिए बताया क्योंकि MD5 एक ऐसी हैशिंग टेक्नोलॉजी है जो बाय डिफॉल्ट हर वेबसाइट में यूज हो रही होती है। वेबसाइट में जितना भी डेटाबेस क्रिएट करते हैं ना, उसमें जो हमारे पासवर्ड सेव होते हैं, वो सारे पासवर्ड बाय डिफॉल्ट इसी MD5 हैशिंग टेक्नोलॉजी में सेव होते हैं। हमने कहा ठीक है, ये काम कैसे करता है, हैशिंग जो है ये कैसे काम करता है? तो बहुत ध्यान से समझना है हैशिंग टेक्नोलॉजी की वर्किंग को, सब लोग बहुत ध्यान से देखिए। बिल्कुल सही आकाश। SHA वैसे तो ठीक है, बट यहाँ पे देखना, अगर मैं आज एक वर्ड लिखता हूं आशीष, और मैं इसे कहता हूं जैसे MD5 हैशेस में कन्वर्ट करो, तो ये मुझसे पूछेगा कौन सी टेक्नोलॉजी में करना है। मैंने कहा MD5 हैश में कन्वर्ट कर दो। तो इसने इस डेटा को इस टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट करा और मुझे कुछ ऐसा डेटा लाकर दे दिया। क्या कोई इस डेटा को पढ़ के बता सकता है कि यहाँ कभी भी आशीष लिखा हुआ था या इसका मतलब आशीष है? नेवर। बिल्कुल नहीं बता सक पाएगा कोई भी, है ना। अब यहाँ पे खास बात क्या है, आप कुछ भी कर लो, ये वर्ड, ये जो डेटा आपको हैश में एक बार कन्वर्ट करके दे दिया, ये वर्ड अपने पुराने फॉर्म में वापस नहीं जा सकता। बस ये जरूर हो सकता है कि अगर कोई यूजर फिर से आशीष वर्ड को MD5 हैशिंग में कन्वर्ट करने जाएगा तो उसे सेम रिजल्ट जरूर मिल जाएगा, लेकिन ये डेटा पुराने फॉर्म में नहीं आएगा। तो इसका मतलब हम जब भी कोई भी पासवर्ड क्रैकिंग अप्लाई कर रहे थे अब तक, हैंडशेक फाइल की बात कर लो, किसी भी टेक्निक की बात कर लो, तो वहां हो क्या रहा था, आपको हैश डेटा मिल गया, पुराने फॉर्म में तो ये जाएगा नहीं, तो आपने बनाई एक वर्ड लिस्ट। इसीलिए क्रैकिंग का एक ही तरीका था, वो वर्ड लिस्ट का था, जिसमें आपने खूब सारे कॉमन वर्ड्स लिख दिए। इसमें कहीं ना कहीं आपने आशीष भी लिखा हुआ था, यानी इस वर्ड लिस्ट में वर्ड था कहीं ना कहीं। ठीक है, आपने क्या करा, इस पूरी वर्ड लिस्ट को MD5 हैशिंग में कन्वर्ट करा, जिस भी टेक्निक में हुआ है उसी टेक्निक में कन्वर्ट करा, तो इन सारे वर्ड्स के हैशेस इनके सामने आ गए। ठीक है, अब आपने क्या करा कि इस हैश को इस हैश से मैच करा, मैच नहीं हुआ।
आशीष के आगे जो हैश था उसे इस हैश से मैच करा, मैच हो गया, तो आपको पता पड़ गया कि असली पासवर्ड आशीष है। ये बात समझ आई सभी को? ये क्लियर रखना, हैशिंग कभी भी पुराने फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता है, वो हमेशा क्रैक होता है। गॉट इट? क्लियर है? यस आकाश? सर इसमें अगर मान लिया ये हैश फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो ये तो सीधा डेटा बेस सेव होता है ना सीधा। अगर मान लिया सर किसी का यूजर नेम और पासवर्ड है, और हमने पासवर्ड को पासवर्ड में कोई भी हैश एल्गोरिथम लगा रखी है, तो वो डेटाबेस में जो सेव होगी वो एज अ नाम सेव होगी और या फिर हैश फॉर्म में सेव होगी। ये जो डेटा डेटाबेस में सेव होगा, यूजर का यूजर नेम और पासवर्ड, वो सारा डेटा डेटाबेस में MD5 हैश में कन्वर्ट होने के बाद सेव होगा। केवल हैश लिखा हुआ दिखेगा और कुछ डेटा होगा नहीं। अब सर क्लियर हुआ आकाश एक बार? हाँ सर, मेरा ना एक मतलब थोड़ा समझ में आ रहा है, बट एक एक डाउट सा आ रहा है। जब हाँ हम पूछो, डेफिनेटली पूछो। जब हम एक्सेस करते हैं, हम लॉग इन करते हैं, तो वो फिर इसी हैश फॉर्म को उठाता है। मतलब उठाता तो वो इसी को ही है, बट ये है कि फिर ये दोबारा से हैश फॉर्म से एक्चुअल बहुत अच्छा क्वेश्चन वर्ड है, में कन्वर्ट हो गए। समझाता हूँ। आप ये कह रहे हो कि सर मैंने यूजर नेम पासवर्ड सेव कर लिया, ठीक है, आपने कहा MD5 हैश में कन्वर्ट हो गया, वो बात भी ठीक है। अब ये पुराने फॉर्म में नहीं आ सकता, चलो ये भी मान लिया। तो जब मैं लॉग इन करूंगा तो ये चेक कैसे करेगा मैं सही लिख रहा हूँ कि नहीं लिख रहा हूँ? हाँ तो सर, यही यहीं है। पे सवाल है, यहीं पे इसका आंसर है कि जब मैंने अपना यूजर नेम लिखा, अपना पासवर्ड लिखा, सबमिट करा, यूजर नेम आया, मान लो यूजर नेम तो क्लियर टेक्स्ट में होता है ज्यादातर बाय डिफॉल्ट ना, पासवर्ड MD5 में कन्वर्ट होता है। तो अब जो मैंने नॉर्मल पासवर्ड लिखा आशीष, ये क्या करेगा कि इस वर्ड को MD5 में कन्वर्ट करके मैच करेगा कि भाई मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैच हो गया यानी आपका पासवर्ड सही है। इस टेक्निक की मदद से सब पता पड़ता है कि आपका डेटा सही है, ये इसे पुराने फॉर्म में नहीं ला पाता। क्लियर हुआ? ये ओरिजिनल वर्ड को कन्वर्ट करके मैच कर देता है। हैशिंग मैच तो हो सकती है, वो तो यहाँ हो रही थी। गुड, वेरी गुड। अब सर यहाँ पे हैशिंग में भी हमें कमियां तो दिखी। क्या कमियां दिखी कि सर उसे क्रैक तो करा जा पा रहा है ना, वर्ड लिस्ट बनाकर क्रैक तो हो रहा है। फिर हमारे पास आई सबसे बेस्ट, सबसे परफेक्ट, नॉट परफेक्ट लेकिन सबसे बेस्ट, इन सबके कंपैरिजन में सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी, जिसे हम इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन कहते हैं। इसके कुछ नाम बताता हूं, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा AES के बारे में। AES 256 बिट इंक्रिप्शन, शायद आपने इस बारे में सुना हो। ये टर्म मैंने इसलिए यूज लिया है क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि बड़े बड़े सॉफ्टवेयर जैसे कि व्हाट्सएप और हर वो सॉफ्टवेयर जो खुद की कम्युनिकेशन को सिक्योर कहता है, वो कहता है कि मैं तो ये टेक्नोलॉजी यूज ले रहा हूँ इसलिए मैं सिक्योर हूँ। हमने कहा चाहे आप कोई भी टेक्नोलॉजी यूज लो, ये वर्क कैसे करता है, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन वर्क करने का तरीका क्या है। तो ध्यान से देखें, अगर आज मैंने एक वर्ड लिखा आशीष, और मैं कहता हूं कि इस वर्ड को इनक्रिप्ट करूं, तो ये मुझसे सबसे पहले पूछेगा कि भाई टेक्नोलॉजी बताओ, किस टेक्नोलॉजी में करूं। हमने कहा एक काम करो, अभी तो AES अच्छा चल रहा है, तो आप AES 256 बिट में इंक्रिप्शन कर दो। इसने कहा चलो ठीक है कर देते हैं। अब ये मुझे बोलेगा कि आप एल्गोरिथम बताओ। इनमें डेटा इंक्रिप्शन के लिए भी अलग अलग एल्गोरिथम्स हैं। तो इसने मुझसे वो एल्गोरिथम पूछा, वो मोड पूछा। हमें ज्यादा तो नहीं पता था, तीन चार ऑप्शंस दिख रहे थे, उनमें से एक ऑप्शन हमने सिलेक्ट कर लिया जिसमें CBC लिखा हुआ, मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पर। तो आपने एक मोड सिलेक्ट करा कि इस तरीके से डेटा को इनक्रिप्ट करना है। इसने कहा ठीक है। उसके बाद इसने आपको कहा कि अब आपको इससे पहले कि डेटा इनक्रिप्ट करे, इसने आपको कहा आपको एक पासवर्ड रखना पड़ेगा। डेटा को पुराने फॉर्म में वापस लाने के लिए पासवर्ड चाहिए, की चाहिए। तो वो की लिखो यहाँ पे, पासवर्ड क्रिएट करो। पासवर्ड क्रिएट करने के लिए ज्यादातर सिक्योर सॉफ्टवेयर, अच्छे सॉफ्टवेयर एक रिस्ट्रिक्शन रखते हैं कि आपको पासवर्ड सेंटेंस में रखना है, एक वर्ड का पासवर्ड नहीं होना चाहिए। तो मैंने सेंटेंस में एक पासवर्ड रखा, मैंने रख दिया दिस इज माय
पासवर्ड। कुछ इस तरीके का मैंने एक सेंटेंस बना दिया कि ये मेरा पासवर्ड है। हाँ, मतलब जो चाहे रख सकता है, तो सेंटेंस मैंने यही सेंटेंस रख दिया। अब ये क्या करेगा? ये मेरे वर्ड को उठाएगा, इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी को उठाएगा, एल्गोरिथम को उठाएगा, और मेरे दिए गए पासवर्ड को उठाएगा। इन सबको ये जोड़ेगा, और सबको जोड़ने के बाद सबके कॉम्बिनेशन से फाइनली जो रिजल्ट आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। अब क्या कोई इसको पढ़ के कह सकता है कि यहाँ कभी आशीष लिखा था? बिल्कुल नहीं। ये जो डेटा मैंने लिखा है, ये जो रिजल्ट मुझे मिला है, ये रिजल्ट अपने पुराने फॉर्म में जा सकता है। ये जो डेटा जिसे मैंने इस फॉर्म में कन्वर्ट करा है, इसे हम कहते हैं इंक्रिप्शन। और ये इंक्रिप्टेड डेटा डिक्रिप्ट हो सकता है। ये जो डेटा मैंने इंक्रिप्ट करा है ना, डिक्रिप्ट हो सकता है, ये अपने पुराने फॉर्म में वापस आ सकता है। लेकिन अगर आज आप में से कोई आया, मान लेते हैं आकाश आए, आकाश ने कहा कि भाई मुझे भी इंक्रिप्ट करना है, तो आकाश ने क्या कहा? आशीष, आकाश से वर्ड पूछा, आकाश ने कहा मुझे आशीष वर्ड को इंक्रिप्ट करना है, सेम वर्ड दिया। बोला टेक्नोलॉजी बताओ, आकाश ने कहा AES 256। मोड पूछा, तो मान लेते हैं आकाश ने वो भी सेम सिलेक्ट कर दिया, सीधी सी। अब जब आकाश को कहा कि एक पासवर्ड रखो, तो सब लोग सोच समझ के बताना, क्या ये पॉसिबल है कि आकाश वही पासवर्ड रखेंगे जो मैंने रखा था? इतना सिमिलर तो नहीं सोच सकते ना, कि मैंने जो पासवर्ड रखा था वो आकाश सोच के आकाश भी वही पासवर्ड रख दे। नहीं होगा ऐसा। मान लेते हैं आकाश ने उसके आसपास को का भी कोई पासवर्ड रखा, कुछ ऐसा, दिस इज माय पासवर्ड। ये पासवर्ड मान लेते हैं आकाश ने क्रिएट किया। अब ध्यान से देखना, इस पासवर्ड में और इस पासवर्ड में डिफरेंस है। ये PASSWD वाला पासवर्ड है, PASSWORD वाला पासवर्ड है ना, स्पेलिंग डिफरेंसेस है। क्योंकि आकाश ने एक वर्ड भी अलग लिखा है, तो अब जो उन्हें रिजल्ट मिलेगा इन तीनों के कॉम्बिनेशन का, वो रिजल्ट मिलेगा ऐसा। अब क्या आपको इसको पढ़ के बता सकता है कि यहाँ आशीष लिखा था? नहीं। क्या ये और ये कभी मैच होगा? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ क्रैकिंग नहीं हो सकती। ये वर्ड पुराने फॉर्म में लाने के लिए, डिक्रिप्ट करने के लिए, मुझे फिर से टेक्नोलॉजी बतानी पड़ेगी, एल्गोरिथम बताना पड़ेगा, और मेरा पासवर्ड बताना पड़ेगा, और ये वर्ड देना पड़ेगा। तो इसके 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 और इसके कॉम्बिनेशन से मुझे वापस मेरा ओरिजिनल वर्ड मिलेगा, डिक्रिप्ट होगा। क्या ये कंसेप्ट सभी को क्लियर हुआ? इसी वजह से यहाँ क्रैकिंग नहीं हो सकती, यहाँ केवल इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन हो सकता है। क्लियर है सभी को? चैट में कंफर्म करो मुझे। बहुत अच्छे। लिमिटेड कैसे आकाश? अनम्यूट करके पूछो, कैसे होगी लिमिटेड? सर मतलब कुछ पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी होंगी ना सर हमारे पास में इंक्रीज करने की, लाइक इन सम नंबर्स, लाइक हमारे पास में 10 टेक्नोलॉजी है या फिर 20 टेक्नोलॉजी है, ऐसा कुछ। अच्छा, आप कह रहे हो नंबर ऑफ इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी, जैसे AES टू फिफ्टी हम्म। सिक्स बिट है, 126 जो है, ऐसा अलग अलग कितने ही है, ज्यादा नहीं है, ऐसा कह रहे हैं आप? हाँ, सच बात है। हाँ ऐसे बहुत सारी नहीं है, लेकिन मान तो लेते हैं सर। मैंने कोई एक सिलेक्ट कर ली, AES 256 भी सिलेक्ट कर ली, तो सिक्योर तो मैं इससे हो रहा हूँ। तो फिर मुझे दूसरे की नीड तब तक नहीं पड़ती जब तक इसमें कोई बड़ी वनरेबिलिटी ना मिल गई हो, मार्केट में इससे रिलेटेड कोई बड़ा लूपहोल, बड़ी वनरेबिलिटी ना हो चुकी हो, जिससे मेरा डेटा सिक्योर ना रहे, तब तक मुझे दूसरे की नीड नॉर्मली नहीं पड़ती। नहीं नहीं सर, वो तो ठीक है, बट अगर यहाँ पे डिक्रिप्शन करने की अगर बात है, अगर मान लिया टेक्नोलॉजी भी लिमिटेड है, हो सकता है थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाए, पर पासवर्ड तो मतलब हाँ हम डिफरेंट डिफरेंट एक्चुअली टेक्नोलॉजी ये तो यूज देखो, कर। ये तो बहुत क्लियर है।
कि आप ये और ये बहुत आसानी से ढूंढ सकते हो। ठीक है, टेक्नोलॉजी का नाम मैं समझ गया, आपका सवाल यही है ना सर, ब्रूट फोर्स हो जाएगा, 15 टेक्नोलॉजी एक एक करके ट्राई कर लूंगा? हाँ बिल्कुल सच सर। बात है। और भी आसान है, 15 भी ट्राई नहीं करनी पड़ेगी, कई बार डेटा के फॉर्मेट को देख के भी समझ आ जाता है कि किस टेक्नोलॉजी में एन्क्रिप्ट करा गया होगा, है ना? और उसके साथ कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं कुछ ना कुछ ऐसे। खैर, मैं मान लेता हूं कि आपको टेक्नोलॉजी भी पता है, आपको मोड भी पता है। दिक्कत यह है कि आप सेम पासवर्ड गैस नहीं कर सकते। अगर आपने पासवर्ड ही गैस कर लिया है फिर तो कुछ बचा ही नहीं। करेक्ट, मतलब आपको विक्टिम का पासवर्ड ही पता है फिर तो कुछ नहीं बचा। लेकिन ये पासवर्ड के कॉम्बिनेशन से जो डेटा जनरेट हो रहा है वो उसे सिक्योर बना देता है। अभी जो पासवर्ड है ये सेंटेंस में है तो गैस करना और डिफिकल्ट हो जाता है। इस वजह से ये ज्यादा सिक्योर ना हो। गॉट इट? यस। तो सर इसमें फिर रिवर्स नहीं होता, मतलब जैसे जे इनक्रिप्टेड कोड है उसको चेंज करने के लिए? इंक्रिप्टेड डिक्रिप्ट होता है, यही इकलौती ऐसी टेक्नोलॉजी जो रिवर्स कर सकती है। अपना हैशिंग तो रिवर्स नहीं करा था, लेकिन यहाँ तो हम्म। मैं ओरिजिनल वर्ड को वापस, ये जो है ना, ये जो मेरा इंक्रिप्टेड डेटा है इसको मैं ओरिजिनल वर्ड में ला सकता हूँ। क्योंकि मुझे ये सारा डेटा देना होगा, वो वापस डिक्रिप्ट हो जाएगा, तो यहाँ रिवर्स हो रहा है। तो तो सर डिक्रिप्शन डिक्रिप्शन के लिए तो हमें फिर इसकी नीड नहीं पड़ेगी ना, कि जो ये ओरिजिनल टेक्स्ट है हमारा, फिर तो एक्चुअली इंक्रिप्शन। नहीं, इसकी नीड नहीं है। डिक्रिप्शन करने के लिए मुझे चाहिए इंक्रिप्टेड डेटा, मेरा पासवर्ड, मोड और टेक्नोलॉजी। अच्छा सर, मतलब एक्चुअल ये जो हमने पासवर्ड है ये भी चाहिए होगा? इंक्रिप्टेड वाला? हेलो। मैं पूछ रहा हूँ इंक्रिप्टेड पासवर्ड की बात कर रहे हो या ओरिजिनल वर्ड की बात कर रहे हो? अच्छा, पासवर्ड की बात कर रहे हो, ये चाहिए, एग्जैक्टली चाहिए। डेटा को पुराने फॉर्म में लाना है ना तो पासवर्ड चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मतलब फिर तो इसमें गैस नहीं कर सकते हम। ठीक ठीक है सर। एग्जैक्टली, है ना? ओके एवरीवन, सो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। कल हम इन टेक्निक्स को थोड़ा प्रैक्टिकली भी देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ताकि थोड़ा और अच्छे लेवल पर आइडिया लग सके, है ना? हाँ संदीप, आपको उस रिपोर्ट को एक्चुअली जनरेट नहीं करना है, वो प्रोफेशनल वर्जन का क्रैक है ना, तो वो रिपोर्ट अच्छे से जनरेट कर नहीं रहा है। आपको क्या करना है, जो उसका डैशबोर्ड है उस पर वो डेटा तो समरी तो सारी दिखा देता है, आपको उसका स्क्रीनशॉट लेना है या उसकी पीडीएफ बनानी है। वैसे तो पीडीएफ बनाना बेस्ट है, पर अगर किसी से नहीं बनती है तो वो एक दो स्क्रीनशॉट लेके उनको कंबाइन करके पीडीएफ बना दे। इन शॉर्ट उसका पीडीएफ बनाकर, है ना, उससे अपलोड करना है प्रोजेक्ट असाइनमेंट। ओके, गुड, परफेक्ट डन। सो बाकी का पार्ट हम हमारे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। बाय एवरीवन एंड गुडनेस ऑफ यू। एक्यूनेटिक्स प्रो के आंसर में वो आपको एक प्रोजेक्ट असाइनमेंट दे रखा है इस नाम से, है ना, उसमें आता है, एक असाइनमेंट है, उसे पूरा करने की।